जब हम एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले भी पार्ट 1 बना चुका है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरी वाले पार्ट का ये पहला वीडियो है। तो जब हम एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारवाद असल में है क्या, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। व्यवहारवाद एक्चुअल में 20वीं सदी के मध्य में राजनीति विज्ञान में उभरने वाला एक प्रभावशाली दृष्टिकोण था। ये कब उभरा था? 20वीं सदी के मध्य में। ठीक है, मतलब ये कोई बहुत पुराना नहीं है। इसने राजनीति विज्ञान को एक अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय बनाने का प्रयास किया। पहले क्या था, राजनीति विज्ञान को हम सैद्धांतिक रूप से पढ़ते थे। ठीक है, एक सिद्धांत दे दिया। और वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन जो विस्तार से क्रमवार पढ़ा जाता है, व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाता है, उसे वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो व्यवहारवाद के आने के बाद से क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान को एक अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय बनाने का प्रयास किया गया। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति को व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल संस्थाओं और विचारधाराओं के आधार पर। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले विचारधारा आती थी, सिद्धांत आते थे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एक व्यक्ति का एक क्रमवार समूह के माध्यम से, है ना, नहीं समझा जा रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ, व्यवहारवादियों ने सोचा कि हम क्यों ना राजनीति विज्ञान को भी एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप प्रदान करें। इसलिए क्या हुआ, व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत की यदि हम बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये क्या कहता है कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को एक वास्तविक विषय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने की वकालत की, जिसमें परिकल्पनाओं का निर्माण, डेटा का संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना शामिल है। जब हम साइंस देखते हैं, साइंस का सब्जेक्ट देखते हैं, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जब हम लेबोरेटरी में, किसी ने अगर 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया होगा और साइंस केमिस्ट्री के लैब गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का पहले एनालिसिस किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसके बाद जो परिणाम आते हैं उसको नोट डाउन किया जाता है और उसको बार बार मिलाया जाता है। तो क्या होता है, उसमें ज़्यादातर परिणाम एक समान ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी टेक्निक्स एक जैसी होती है और उसमें भी कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो परिणाम में अंतर आने लगता है। तो वैसे ही जब हम पीएचडी करते हैं या हम थीसिस बनाते हैं, मिनी थीसिस बना रहे हैं या फिर हम रिसर्च पेपर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, हम डेटा का संग्रहण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। इसके लिए भी मैं अलग से एक क्लास अगर लूँगी, अगर आप कमेंट डाउन करेंगे कि आप जानना चाहते हैं कैसे करना है। पर अभी हम व्यवहारवाद को समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके मूल सिद्धांत में सबसे पहले हमने देख लिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा है व्यवहार का अध्ययन, यानी कि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें मतदान व्यवहार, राजनीतिक दलों का व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक संचार आदि शामिल है। उन्होंने इन व्यवहारों को समझने के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार, सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय मॉडलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया। अब हम बोल रहे हैं कि हमें व्यवहारवाद में वैज्ञानिक अध्ययन, तो भाई किस चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं हम? मतदान व्यवहार का, राजनीतिक दलों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन हम करेंगे कि हम सर्वेक्षण की प्रक्रिया, साक्षात्कार, सांख्यिकी विश्लेषण आदि का उपयोग करेंगे और ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे न्यूज़ में आता है, क्या आता है, मतदान की इस बार रुझाने इस पार्टी के ओर है, उस पार्टी की ओर, ये सब क्या है, ये वैज्ञानिक अध्ययन है राजनीति विज्ञान का। तीसरा हम इसका मूल सिद्धांत में देखें तो वस्तुनिष्ठता, यानी कि व्यवहारवादियों ने वस्तुनिष्ठता और मूल्य तटस्थता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अध्ययन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और मूल्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। चौथे सिद्धांत की हम बात करें तो सामान्यीकरण। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट वाइज लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें क्या होता है, इसको मेन पॉइंट जो है, जैसे मूल सिद्धांत है, पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बनाएंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद उसके अंदर उसका 1 2 लाइन का भी अगर हमने उसको अच्छे से डिस्कस कर दिया तो
सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा देखा नहीं जाता है, बट ये हमारे लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए सामान्य सिद्धांतों और नियमों को विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव व्यवहार में अंतर्निहित पैटर्न और नियमितताओं की पहचान करने का प्रयास किया कि मानव व्यवहार के अंतर्निहित क्या पैटर्न है, मानव किस अगर हम मतदान व्यवहार की बात करें तो मनुष्य क्या सोच के वोट देता है, क्या वो क्षेत्र देखता है या वो जाति, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई जगह पे लोग जो होते हैं मतदाता जो होते हैं वो अपनी जाति वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि विकास करने वाले को या बड़े बड़े वादे करने वाले को। वो देखते हैं कि हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, तो ठीक है इसको आगे बढ़ा दो। या फिर क्या होता है, कभी कभी पार्टी का भी प्रभुत्व होता रहता है, जैसे पहले कांग्रेस पार्टी को लोग देते थे, अभी बीजेपी का बोलते हैं, यानी कि हमको ऐसे पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि कैसे मनुष्य का व्यवहार का भी कोई पैटर्न होता है, तो उसका भी अध्ययन किया जा सकता है व्यवहारवाद के माध्यम से, ठीक है। अब हम व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेविड ईस्टन को। ईस्टन कौन है? ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली के सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रणाली को इनपुट, मांग, समर्थन, आउटपुट, नीतियां, निर्णय और फीडबैक के रूप में देखा, ठीक है। पहले तो वो देखते हैं कि मांग क्या है, मांग है तो उसके लिए नीतियां क्या बनाई गई, नीतियां बना दी गई, तो अब नीतियों से क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो उसको समझा जाता है, ठीक है। दूसरे जो इसके प्रमुख विचारक है वो है हेरोल्ड लॉसवेल। लॉसवेल ने पॉलिटिक्स हु गेट्स ऑफ वेन हाउ, सॉरी मुझे ये इंग्लिश का थोड़ा सा, ठीक है, हु गेट्स वॉट वेन हाउ नामक प्रसिद्ध सूत्र दिया। उन्होंने राजनीति को शक्ति और प्रभाव के संदर्भ में प्रकाशित किया। किसने? हेरोल्ड लॉसवेल ने। तीसरा हम बात करेंगे गैब्रियल आमंड की। तो आमंड ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों के नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों का अध्ययन किया। किन्होंने? गैब्रियल आमंड ने। चौथे हम जो बात करते हैं वो कौन है? कार्ल डेविडसन। डेविडसन ने संचार और राजनीतिक प्रणालियों के भी संबंध का अध्ययन किया। उन्होंने संचार को राजनीतिक प्रणालियों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में देखा। चलिए अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको मेरी वॉइस ज़्यादा स्लो लग रही, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे मैम समझा रही है, तो आप 1.5x में, 2x में भी देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी समझा रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे अपनी थोड़ा सा धीरे धीरे इसको समझाऊँ, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है। हमने पहले क्या देख लिया? व्यवहारवाद क्या है, फिर हमने देखा व्यवहारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है, फिर हमने क्या देखा? व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक कौन से। अब हम देखेंगे क्या? व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मात्रात्मक तरीकों पर जोर। व्यवहारवादियों ने मात्रात्मक तरीकों जैसे कि सर्वेक्षण, सांख्यिकी, विश्लेषण और गणितीय मॉडलिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया। व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार पर ध्यान। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार की भूमिका पर जोर दिया। तुलनात्मक अध्ययन। व्यवहारवादियों ने विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम व्यवहारवाद की आलोचना पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती ही है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि मूल्यों की अपेक्षा, ये कौन कह रहे हैं? ये जो आलोचना करने वाले जो सिद्धांतकार है या जो विचारक है, उन्होंने ये आलोचना की है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यवहारवाद है वो मूल्यों की अपेक्षा कर देता है। मूल्यों की अपेक्षा से क्या तात्पर्य है? चलिए पढ़ते हैं। व्यवहारवाद की आलोचना की गई कि उसने राजनीतिक विज्ञान से मूल्यों और नैतिक चिंताओं को बाहर कर दिया। इसने राजनीतिक अध्ययन को अवैयक्तिक बना दिया और समाज में सुधार लाने के लिए राजनीतिक विज्ञान के उपयोग को सीमित कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के मूल्यों को इसने हटा दिया, ठीक है। अगर राजनीति में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिकता लाने के लिए इसने क्या किया? नैतिकता को बाहर ही कर दिया, ठीक है। अति परिणामवाद। व्यवहारवादियों पर मात्रात्मक तरीकों पर अत्यधिक जोर देने का आरोप लगाया गया।
जिससे गुणात्मक डेटा और ऐतिहासिक संदर्भ की अनदेखी हुई। अधिक सामान्यीकरण, व्यवहारवादियों पर अत्यधिक सामान्यीकरण करने का आरोप लगाया गया, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में राजनीतिक घटनाओं की विविधता को अनदेखा किया गया। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद का महत्व क्या है। आलोचना देख ली, सिद्धांत देख लिया, इसके विचारक देख लिया, अब महत्व क्या है भाई, क्यों किया जा रहा है अध्ययन, ये तो हमको समझ में आ गया है, पर देख लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है। व्यवहारवाद के बावजूद इसने राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आलोचनाओं के बावजूद, ठीक है, इसने राजनीतिक विज्ञान को एक अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय बनाने में मदद की और राजनीतिक अध्ययन के लिए नए तरीकों और तकनीकों का परिचय दिया व्यवहारवाद ने। अब कैसे हम लास्ट में इसको एंड कैसे करेंगे आंसर को, तो इसमें हम निष्कर्ष दे देंगे। आपको निष्कर्ष नहीं देना तो आप ऐसे ही छोटी सी पॉइंट बना के लिख सकते हो, या फिर लास्ट में एक दो लाइन छोड़ के कंक्लूड कर सकते हो। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे, व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में क्रांति ला दी, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी थी। उत्तर व्यवहारवाद जैसे नए दृष्टिकोणों के उद्भव के साथ व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अगले भाग में हम क्या करेंगे चर्चा, अगले भाग में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है।